अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक लक्ष्य भारत सरकार के सड़क सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया कि 2030 में हम सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम कर देंगे, कम से कम कर देंगे। अच्छी खबर है ये, और ईश्वर करे कि मंत्रालय अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। परंतु जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2021 में जो दुर्घटनाएं हुई, सड़क दुर्घटनाएं, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, और 2022 में हुई, तो 22 की जो दुर्घटनाएं हैं वो 21 की दुर्घटनाओं के सापेक्ष लगभग 9% अधिक हैं। और 9% अधिक होने का जो संख्या आ रही है, आंकड़ों की बात कर रहा हूं सरकारी, बाकी और यहाँ पर प्राइवेट सर्वे और उनका चलन नहीं है, जबकि विदेशों में ऐसा है, वहाँ बहुत सी संस्थाएं करती हैं, यहाँ नहीं हो रहा। तो 1,68,000 एक वर्ष में मृत्यु हुई। अगर 1,60,000 होती है तो 365 दिन में 400 व्यक्ति प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और जब 68,000 और हो जाएंगे तो 450 450 व्यक्ति काल कवलित प्रतिदिन हिंदुस्तान में केवल सड़क दुर्घटनाओं में हो रहे हैं। और सड़क दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। गडकरी जी ने, जो नेशनल रोड कांग्रेस होती है और कई प्रकार की संगोष्ठियां होती हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा विस्तृत ब्यौरा दिया। हमने भी एक आध बार वीडियो में उसको उद्धृत किया है कि जिला स्तर से लेके मंडल स्तर होते हुए राज्य स्तर से और भारत सरकार के लेवल तक कमेटियां बनी हुई हैं। और इन कमेटियों को केवल ये करना है, खासतौर से जो जिले की कमेटियां हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको ये करना है कि जहां भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पर समिति विचार करे कि यहां क्यों एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। आपने बोर्ड लगा दिया दुर्घटना बाहुल्य, दुर्घटना बाहुल्य, इतने से काम नहीं चलेगा। और वो सांसद की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है हर जनपद में, और उसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और आरटीओ ये सब सदस्य हैं। तो वो उस मौके पर मूल्यांकन करेगा, पीडब्ल्यूडी के लोग भी होंगे, एनएचआई के लोग भी होंगे, और उसको दुर्घटना स्थल न रहे इसके लिए क्या करना है ये आकलन करेगा। और यदि वो स्वयं कर सकता है, जिला की समिति करा सकती है, तो उसे करा ले। अगर जिला की समिति नहीं कर सकती है तो उन कारणों का आकलन करते हुए ऊपर की समितियों को, मंडल को, राज्य को, भारत सरकार को सूचित कर दे। अल्टीमेटली भारत सरकार उसके निवारण का कार्य करेगा। बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने जब पता किया तो सड़क सुरक्षा समिति, जिसमें सांसद जी भी हों, जिलाधिकारी जी भी हों, पुलिस अधीक्षक भी हों, आरटीओ भी हों, ऐसी मीटिंगें प्रदेशों में बहुत कम है। दक्षिण में कुछ थोड़ा पता चला के है। अब कुछ चीजें तो तैर रही हैं जिन पर लगाम बिना इन समितियों की संस्तुति के की जा सकती है। अब अगर आप उसे नहीं कर रहे हैं तो क्या कहा जाए। उदाहरणार्थ, एनएचआई पर छुट्टा पशु नहीं होना चाहिए। ये दायित्व तो एनएचआई का है। अब एनएचआई इसे कैसे करता है, किससे सहयोग लेता है, ये अलग बात है। अधिकांश दुर्घटनाएं छुट्टा पशुओं से हो रही हैं। कहीं रुझवा है, कहीं निराश्रित गौवंश है, कहीं सांड है। एक कारण सुस्पष्ट है, इसका निराकरण
राज्य सरकार और भारत सरकार के हाथ में है, एनएचआई के हाथ में है। जिलाधिकारी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जो एनएचआई है वहां पर कौन सा ट्रैक कहां खराब हो गया है, कहां पहिया बस्ट हो रहा है, कहां आड़ा तिरछा हो गया है, कहां पलट गया है, रसद सामग्री गिर गई है, जाम भी लग रहा है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, यह रोकने का दायित्व पूरी तरीके से परिवहन विभाग का है। और जो पुलिस में एक यातायात विभाग आ गया है उसका भी दायित्व बनता है। तो ये जो आरटीओ के कर्मी हैं या पुलिस के जो यातायात के लोग हैं, खासतौर से एसआई से लेके कांस्टेबल और होमगार्ड लेवल के, जनपद लेवल के बहुत सी जगहों के हिंदुस्तान में मैंने देखा है स्वयं यात्रा के दौरान कि ये झुंड बना के किसी एक पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे यातायात वाले, और दूर से ट्रकों को, इन सबको जिसमें माल लदा है तो उसका ये पीछा करते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट में लोग मर भी जाते हैं, जबकि इनको डिस्प्ले रहना चाहिए कई जगह पर और देखना चाहिए कि हम क्या इसमें कर सकते हैं, और उनको ब्रीफिंग होना चाहिए कि भाई ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा देखें। कई बार विदाउट एनी सिग्नल, बिना किसी चिन्ह के, और ट्रक खड़े हो जाते हैं। इधर से रोडवेज की बसों की लाइट भगवानी भरोसे है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हॉर्न के अलावा सब बजता है, हॉर्न जो बजना चाहिए वो नहीं बजता है। आज भी ऐसी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं परिवहन विभाग की। तो अब इनकी लाइट कम है और ड्राइवर की भी लाइट कम है, वो रिटायरमेंट के नजदीक है, और ट्रक रास्ते में खड़ा है, वो भट्ट से मार देता है। इस पर अंकुश लगना चाहिए कि सड़क पर कोई भी ट्रक खड़ा ना हो, अपनी लेन में खड़ा हो, पूरे सिग्नल के साथ खड़ा हो, बैक लाइट उसकी बिल्कुल ऑन होना चाहिए। ये सब जो एक नियम है, उन नियमों का अनुपालन हमारे यहां नहीं हो रहा है। तीसरी बात, जो एनएचआई आप बना रहे हैं, बन रहा है, खुल रहा है, आधा चल रहा है, आधा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब एनएचआई का पूरा टुकड़ा बिल्कुल बन जाए तब यातायात के लिए खोला जाना चाहिए। आज भी बहुत से एनएचआईओ में सांकेतिकों की कमी है। विद्यालय हैं जिसमें हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं, अधिकांश विद्यालय आपको सड़क किनारे मिलेंगे, और उनकी जब छुट्टी होती है किसी को चिंता नहीं होती, इकट्ठा सर्र से बच्चे भगते हैं, बसों में चढ़ने के लिए दौड़ते हैं। ये जो आगे चल करके प्रक्रिया है, ड्राइवर भी जल्दी से निकलता है, तो उसमें संकेत होना चाहिए कि यहाँ विद्यालय है, और उसकी गति सीमा निर्धारित होनी चाहिए, जेब्रा लाइन होनी चाहिए। मैंने विदेशों में देखा है कि जेब्रा लाइन पर पीएम और प्रेसिडेंट के काफिले भी रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, चारों तरफ देख करके कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जेब्रा पर पैदल चलने वालों का अधिकार है, तो उस पर जो ये द्रुत गति के वाहन होते हैं वो रुकते हैं, ये नहीं कि स्लो करते हैं, रुकते हैं और देखते हैं। जब वो आश्वस्त हो जाते हैं कि कहीं कोई नहीं है तो उसके बाद फिर वाहन चलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जेब्रा में आदमी आ रहा, उधर से ट्रक आ रहा, पिल गया, भी चला गया, और वो मालूम पड़ा कि वो ट्रक ही नहीं पकड़ में आया, उसके पीछे नंबर ही नहीं लिखा, ये वगैरह वगैरह बहुत स्थितियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा, गडकरी जी के मंत्रालय जो एनएचआई उनके अंदर में है, इतना बड़ा लापरवाही कहें या जानबूझ के उत्पीड़न कहें या लूट कहें, आपका आदेश कई बार हमने देखा है एनएचआई में कि अगर 2 लाइन का है, 2 लाइन रोड है, टोल नहीं लगेगा, और यहां 2 लाइन में टोल लगे हैं, और कई टोल तो ऐसे लगे हैं कि 10 किलोमीटर इस रोड से आए तो वहां से आए, फिर यहां आपसे जबरदस्ती लेंगे, गुंडे करेंगे। उसमें डिवाइडर मस्ट है। आप 2 लाइन क्यों बनाते हैं, और बनाते हैं और टोल लेते हो, डिवाइडर लगाइए। अगर डिवाइडर लगता है तो आप ये मान के चलिए कि 30 से 40% दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। ये बहुत सी स्थितियां हैं जिनको हम अपना के
रोक सकते हैं, लेकिन ये हमारे एजेंडे में नहीं, कहीं पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं है। दुर्भाग्य ये है, हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसमें तो हम ये बांटेंगे, ये देंगे, तुम वोट तो दो हमको। ऐसा लगता है कि ये जैसे चिड़ियों को दाना दिया जाता है, शिकारी उनको जाल में फंसा लेता है। हिंदुस्तान का राजनीतिक सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। केवल इतना सा ही उदाहरण दिया जा सकता है कि इंसान को चिड़ियों की भांति दाना डाल के जाल में फंसाने वाले शिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है ये। इसकी तस्वीर जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी, शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा, तब तक ये लूटने और लुटने की प्रक्रिया कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग सरकार में नहीं हैं लेकिन देश का भला चाहते हैं, उन्हें एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। अक्सर हमसे कहा जाता है जब आवाज उठाने की बात की, आवाज सुनता कौन है? मैं तो ये कहता हूं कि सुनाने वाला नहीं है। अगर सुनाने वाला गांधी जैसा आ जाए, जिसको सत्ता भले करे आती हो, लेकिन अगर वो अपनी धुन में एक कमिटमेंट के साथ किसी मामले में कुछ लोग लग जाएंगे, उनकी सुनी जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। लोकतंत्र में जनापेक्षा की नहीं जा सकती है अगर हम जागरूक हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम स्वार्थों के वशीभूत होकर सो रहे हैं। हमको ऐसे वशीकरण मंत्र डाले जा रहे हैं, 2000 इधर मिलेगा, 1000 उधर मिलेगा, ये साइकिल मिलेगी, ये लैपटॉप मिलेगा, ये टैबलेट मिलेगी, तो हम उस मोहग्रस्तता में आ जाते हैं और जागते हुए भी लुटते रहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, सबसे बड़ा खराबी यह है कि हम नहीं लूट रहे, ये देश को लूटा जा रहा है। कोई एक दल नहीं लूट रहा है, सभी उस प्रयास में है। इन्हीं शब्दों के साथ दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता लोगों में बढ़े, उसके लिए संगोष्ठियां हों, जिसमें जरूरी नहीं है कि सरकारी अधिकारियों को मुख्य अतिथि बना के बुलाया जाए। हम समाज सेवियों को उसमें आगे बुलाएं, अच्छे लोगों को उसमें बुलाएं जो विचारक हैं, और उनसे लें। और उसके बाद एक एक बिंदु पर अगर एक एक जिले में कुछ जागरूक लोग होकर के जिला समितियों को अपने प्रत्यावेदन दें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कुछ प्रतिशत हम सफलता प्राप्त न करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।